हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सोमा। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कहानी का भाग 18। आदित्य, ईशानी और बरसात। ईशानी जब आदित्य की बाइक पर बैठी तो उसने गुस्सा होने के कारण आदित्य को नहीं पकड़ा। आदित्य ने महसूस किया कि ईशानी उसे बिना पकड़े ही बाइक पर बैठी है, तो उसने एकदम से बाइक रोक दी। आदित्य ने सोचा कहीं ईशानी बाइक से गिर ना जाए, इसीलिए उसने बाइक रोकी थी। मगर उसके अचानक बाइक रोकने से ईशानी एकदम से आदित्य की पीठ से जा लगी। ऐसा होते ही दोनों एकदम से हड़बड़ा गए। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। थोड़ी देर बाद आदित्य बोला, कुछ पकड़ कर बैठो, नहीं तो गिर जाओगी। आदित्य के ऐसा बोलते ही ईशानी को अपना और आदित्य का वह सफ़र याद आ गया जब दोनों एक दूसरे के साथ थे। वो लम्हे याद आते ही ईशानी की आंखों में नमी आ गई। वह चुपचाप आदित्य को पकड़ लेती है। आदित्य ईशानी को लेकर शहर से कुछ दूर एक जगह पर आता है। वह अपनी बाइक रोककर ईशानी से उतरने के लिए कहता है। ईशानी उससे पूछती है, ये हम कहाँ आ गए? हमें तो घर जाना था। आदित्य बोला, घर भी चले जाएंगे, पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ईशानी बोली, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे बस घर जाना है। मगर आदित्य उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ईशानी गिरने के डर से अपनी बाहें आदित्य के गले में डाल देती है। वह कहती है, आप मुझे नीचे उतारो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। पर आदित्य उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। थोड़ी दूर चलने के बाद ईशानी को नीचे उतारता है। सामने का नज़ारा देखकर ईशानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सामने फूलों से एक हार्ट बना हुआ था जिस पर सॉरी लिखा था। ईशानी उस सॉरी को देखती है। फिर वह आदित्य की तरफ देखने लगी जो अपने कान पकड़कर उसे सॉरी बोल रहा था। ईशानी तो बस इतने में ही पिघल जाती है। वह आदित्य से कहती है, आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मैं आपसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकती। आदित्य पूछता है, मगर ऐसा क्यों? वह अब ईशानी सोचने लगी कि वह उसे क्या जवाब दे, इसलिए वह कह देती है, वो हम बस कुछ दिनों के लिए ही साथ हैं, तो मैं यह दिन शांति से गुजारना चाहती हूँ। उसकी इस बात से आदित्य का दिल टूट जाता है, मगर वह अपना दुख चेहरे पर नहीं आने देता। वह ईशानी से कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। वह ईशानी को थोड़ा आगे एक झील के किनारे लाता है। वहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उस शांत झील का पानी वहाँ के माहौल को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। ईशानी तो बस यह सब देखते ही रह जाती है। उसे वहाँ का शांत माहौल बहुत पसंद आता है। वह वही झील के किनारे बैठ गई। आदित्य ईशानी से पूछता है, तुम्हें यह जगह पसंद आई? ईशानी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, बहुत पसंद आई। मैंने आज तक इतनी खूबसूरत जगह कभी नहीं देखी। आदित्य भी ईशानी के पास ही बैठ गया। जब वह ईशानी के चेहरे को देखता है तो वहाँ उसे एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई देती है। आदित्य के लिए यह मुस्कान बहुत कीमती थी। ईशानी के चेहरे की खुशी बता रही थी कि उसका प्लान कामयाब हो गया। वह सोचता है, हर्षित ने सही कहा था। ईशानी एक सिंपल लड़की है जो सिंपल चीज़ों से ही खुश हो जाती है। वह ईशानी को बताता है, जब मैं बहुत उदास होता हूँ या मेरा मन बहुत बेचैन होता है तो मैं यहाँ चला आता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत शांति मिलती है। ईशानी कहती है, थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए। आज से यह जगह मेरे लिए भी स्पेशल है। आदित्य नहीं जानता था कि ईशानी के लिए यह जगह इसलिए स्पेशल है क्योंकि यहाँ वह आदित्य के साथ आई है। वह तो यहाँ आदित्य के साथ बिताए गए पलों को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती थी। आदित्य और ईशानी चुपचाप वहाँ बैठे रहते हैं। वहाँ बैठे वे दोनों एक दूसरे के साथ को महसूस कर ही रहे थे कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए आदित्य ईशानी को लेकर एक पेड़ के नीचे आ गया, मगर बारिश इतनी तेज थी कि दोनों पेड़ के नीचे भी भीग रहे थे। तभी ईशानी को महसूस हुआ कि बारिश का पानी उस पर गिरना रुक गया है। वह सामने देखती है तो आदित्य उसके सामने खड़ा था, जिससे बारिश का पानी ईशानी पर ना गिरकर आदित्य पर गिर रहा था। आदित्य को कि ये बात ईशानी के दिल को छू गई। वह अपने मन में सोचती है, जो इंसान दूसरों की इतनी परवाह कर सकता है
वह अपने प्यार के लिए ना जाने क्या करेगा। बहुत खुशकिस्मत है वह लड़की जिससे यह प्यार करता है। मगर वह यह नहीं जानती थी कि जिस लड़की की वह बात कर रही है वह खुद है। बहुत देर तक जब बारिश बंद रही होती तो आदित्य को चिंता होने लगी कि कहीं ईशानी को ठंड ना लग जाए। इसलिए वह सोचता है कि अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं। वह ईशानी से कहता है, बारिश तो बंद ही नहीं हो रही, इसलिए हमें अब घर चलना चाहिए। ईशानी भी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों वापस घर के लिए निकल जाते हैं। ईशानी जब आदित्य को पकड़कर बैठती है तो ईशानी के हाथ कांप रहे थे। इसलिए आदित्य ईशानी से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ईशानी बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। पर आदित्य जानता था इतनी तेज बारिश में ज्यादा देर भीगने के कारण ईशानी को ठंड लग रही है। वह जानबूझकर अपनी बाइक एक गड्ढे के ऊपर से निकालता है, जिससे बाइक थोड़ा उछल जाती है और साथ में ईशानी भी उछलकर आदित्य के करीब हो जाती है। ईशानी के अपने करीब होने से आदित्य को पता चलता है कि ईशानी का पूरा शरीर ही ठंड से कांप रहा है। इसलिए वह पास के किसी होटल में रुकने का सोचकर बाइक एक होटल के सामने रोक देता है। ईशानी जब होटल देखती है तो वह आदित्य से पूछती है, हम यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य सोचता है अगर वह उसे बता देगा कि वह उसकी वजह से होटल में रुक रहे हैं तो ईशानी यहाँ रुकने से मना कर देगी। इसलिए वह कह देता है कि इतनी बारिश में बाइक नहीं चला सकता, यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। ईशानी को भी आदित्य की बात सही लगती है। वे दोनों होटल के अंदर जाते हैं। आदित्य रिसेप्शन पर एक रूम मांगता है, पर रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि सभी रूम बुक हैं, बस हनीमून स्वीट्स ही खाली हैं। उस वक्त आदित्य को रूम की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए वह हनीमून स्वीट्स ही ले लेता है। दोनों जब रूम में पहुंचते हैं तो रूम की डेकोरेशन देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं। कमरे में बेड पर फूलों से हार्ट बना था। जगह जगह कैंडल्स जल रही थी, लाइट्स भी डिम थी। हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। सब कुछ माहौल को बहुत रोमांटिक बना रहा था। ईशानी उसके बारे में कुछ गलत न सोचे, इसलिए आदित्य सफाई देते हुए बोला, वह होटल में सिर्फ यही कमरा खाली था, इसलिए मुझे यह कमरा बुक करना पड़ा, तुम कुछ गलत मत समझना। ईशानी बोली, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ। वे दोनों रूम के अंदर जाते हैं। आदित्य सारी लाइट्स ऑन कर देता है और म्यूजिक भी बंद कर देता है। ईशानी बेड से फूलों को हटाती है और उन्हें डस्टबिन में डाल देती है। आदित्य ईशानी से पूछता है कि तुम क्या खाओगी, मुझे बता दो, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ईशानी बोली, जो आपको पसंद हो मंगवा लीजिए, मैं वहीं खा लूँगी। आदित्य ज़्यादा बहस ना करके खाना ऑर्डर कर देता है। जब आदित्य ईशानी की तरफ देखता है तो वह बुरी तरह ठंड से कांप रही थी। आदित्य रिसेप्शन पर कॉल करके कुछ कपड़े मांगता है, मगर रिसेप्शनिस्ट मना करते हुए कहती है, सर हमारे पास तो सिर्फ स्टाफ की यूनिफॉर्म होती है या कस्टमर के गंदे कपड़े जो कि ड्राईक्लीन के लिए आए होते हैं। आदित्य काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि कैसे भी करके कुछ कपड़े उनके लिए अरेंज कर दे। आदित्य के इतना रिक्वेस्ट करने पर वह कुछ कपड़े अरेंज करने का बोलकर फ़ोन रख देती है। कुछ देर बाद उनके रूम की बेल बजती है। आदित्य कहता है, मैं देखता हूँ। जब आदित्य दरवाज़ा खोलता है तो सामने होटल के स्टाफ का एक आदमी खड़ा होता है। वह कहता है, सर सिर्फ यही कपड़े अरेंज हो पाए। आदित्य उसे थैंक यू कहकर कपड़ों का बैग ले लेता है। वह ईशानी को बैग देते हुए बोला, बड़ी मुश्किल से कुछ कपड़ों का अरेंजमेंट हुआ है, तुम यह कपड़े जाकर चेंज कर लो। ईशानी कपड़ों का बैग लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब ईशानी बैग खोलती है तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके अंदर एक ब्लैक कलर की नाइटी थी जो उसके घुटनों से भी ऊपर आ रही थी, और तो और वो इतनी ज़्यादा रिवीलिंग थी कि ईशानी को लग रहा था इसका पहनना ना पहनने के बराबर है। ईशानी बैग में देखती है तो उसे एक और ड्रेस मिल जाती है जो कि उस ड्रेस के ऊपर का रोब था। उसे देखकर ईशानी को थोड़ी राहत मिलती है। वह अपने कपड़े चेंज तो कर लेती है, मगर अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह यह कपड़े पहनकर आदित्य के सामने जाए। बेशक उसने रॉब भी पहन रखा था, मगर वह भी सिर्फ एक नॉट से बंधा हुआ था। जब काफ़ी देर तक ईशानी बाथरूम से बाहर नहीं आती तो आदित्य को चिंता होने लगी। वह दरवाज़ा खटखटाते हुए बोला, ईशानी, ईशानी क्या तुम ठीक हो? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अब आदित्य को डर लगने लगता है, कहीं ईशानी को कुछ हो तो नहीं गया।
वह जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाता है, मगर फिर भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। आदित्य फैसला करता है कि अब वह दरवाज़ा तोड़ देगा। उधर बाथरूम के अंदर ईशानी चुपचाप खड़ी थी। वह आदित्य की आवाज़ तो सुन पा रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह दरवाज़ा खोलकर बाहर कैसे जाए। आखिर में वह सोचती है कि कब तक वह यहाँ बाथरूम में बैठी रहेगी, इसलिए वह दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने का फैसला करती है। उधर आदित्य दरवाज़ा तोड़ने के लिए जैसे ही जोर से धक्का लगाता है, ईशानी अंदर से दरवाज़ा खोल देती है, जिससे आदित्य ईशानी के ऊपर ही गिर गया। मगर इससे पहले वे दोनों जमीन पर गिरते, आदित्य ईशानी को पकड़कर गिरने से बचा लेता है और खुद भी संभल कर खड़ा हो जाता है। वह ईशानी से बोला, तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वह उसे कोई जवाब नहीं देती, बस चुपचाप अपना सिर झुकाए खड़ी रहती है। आदित्य को समझ में नहीं आता आखिर ईशानी को क्या हुआ। वह फिर से पूछता है, क्या डॉक्टर को बुलाऊं? पर ईशानी ना में गर्दन हिलाती है। ईशानी का जवाब सुनकर आदित्य को थोड़ी राहत मिली। वह ईशानी से दूर होते हुए बोला, ठीक है फिर, चलो आओ खाना खा लेते हैं। जैसे ही वह मुड़ने को होता है, तभी अचानक उसका ध्यान ईशानी के कपड़ों पर गया। वह ईशानी को ध्यान से देखता है। ईशानी ने इस वक्त जो कपड़े पहन रखे थे, उसमें ईशानी काफी हॉट और खूबसूरत लग रही थी। आदित्य तो बस उसे देखता ही रह गया। ब्लैक कलर की वह ड्रेस ईशानी के ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही थी। आदित्य की नजरें तो ईशानी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आदित्य की नजरों को अपने ऊपर पाकर ईशानी शर्मा जाती है। थोड़ी देर बाद भी जब आदित्य कुछ नहीं बोलता, तो ईशानी कहती है, चलिए खाना खा लेते हैं। उसकी बात सुनकर आदित्य होश में आता है, मगर अब उसे पता चल गया था कि आखिर ईशानी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। आदित्य को भी लगता है शायद ईशानी इस ड्रेस में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी आदित्य की नज़र बेड पर गई, जहां कंबल रखा था। ईशानी जब सोफे पर बैठने ही वाली होती है, तभी अचानक आदित्य उसके ऊपर कंबल डाल देता है। वह ईशानी से कहता है, तुम काफ़ी देर तक बारिश में भीगी हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसलिए तुम यह कंबल अपने ऊपर डाल लो। और अच्छे से उसे कंबल से कवर कर देता है, ताकि ईशानी को कहीं से भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। ईशानी भी समझ जाती है कि आखिर आदित्य ने उसके ऊपर कंबल क्यों डाला। आदित्य की इन्हीं आदतों के कारण तो वह आदित्य से इतना प्यार करने लगी थी। दोनों साथ में खाना खाते हैं। बाहर बारिश अभी भी बहुत तेज हो रही थी। आदित्य ईशानी से कहता है, रात काफी हो गई है, अब तुम्हें सोना चाहिए। ईशानी आदित्य से पूछती है, क्या आप नहीं सोएंगे? आदित्य कहता है, मैं अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। ईशानी समझ जाती है कि आदित्य एक बेड पर उसके साथ नहीं सोना चाहता, मगर कमरे में कोई और दूसरी जगह भी नहीं थी जहां आदित्य सो सके। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा सोफा था, जिस पर सिर्फ दो लोग बैठ सकते थे। इसलिए ईशानी कहती है, हम दोनों बेड शेयर कर सकते हैं, बेड काफ़ी बड़ा है। आदित्य उसकी बात सुनकर कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं मैनेज कर लूँगा। ईशानी कहती है, हम दोनों एक साथ एक ही घर में एक ही कमरे में रहते हैं और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए आपके साथ बेड शेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आदित्य उसे क्या ही बताता क्यों वह उसके साथ एक ही बिस्तर पर सोना नहीं चाहता। ईशानी ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे, उनमें ईशानी को देखकर आदित्य के मन में मचल रहे अरमानों को वह कैसे शांत करता। मगर ईशानी इस बात से बिल्कुल अनजान फिर से आदित्य से बोली, क्या सोच रहे हैं, सो जाइए। आदित्य क्या ही करता, वह चुपचाप जाकर बेड के दूसरी साइड लेट जाता है। जब भी बाहर बिजली कड़कती तो ईशानी डर जाती, इसलिए वह अपना एक हाथ आदित्य की तरफ बढ़ाती है। आदित्य को समझ नहीं आता कि आखिर ईशानी ने अपना हाथ उसकी तरफ क्यों बढ़ाया, मगर थोड़ी देर बाद ही उसे समझ आ गया कि ईशानी ने अपना हाथ क्यों उसकी तरफ बढ़ाया। आदित्य ईशानी के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। ईशानी भी कस कर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ईशानी को डर नहीं लग रहा था। ऐसे ही दोनों हाथों में हाथ लिए सो गए। सुबह जब आदित्य की आंख खुली तो उसकी आंखों के सामने ईशानी का खूबसूरत चेहरा था। आदित्य ईशानी के चेहरे को गौर से देखता है। उसकी लंबी लंबी पलकें, गुलाबी होठ, लंबी नाक, फिर उसकी नज़र ईशानी की गर्दन के एक तिल पर गई।
आदित्य का दिल करता है कि वो इस दिल को अपने होठों से छू ले, मगर वह अपने इस ख्याल को अपने दिल में ही दबा देता है। तभी उसकी नज़र ईशानी की गर्दन से नीचे की तरफ जाती है, तो वह फौरन अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि ईशानी के रोब की गांठ खुल गई थी और रोब उसके कंधे से नीचे खिसक गया था, जिससे ईशानी की रॉब के अंदर की ड्रेस साफ नजर आ रही थी, जो काफ़ी रिवीलिंग थी। ईशानी को इस तरह देखकर आदित्य को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वह साइड टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाता है और एक सांस में ही सारा पानी पी जाता है। आदित्य वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक पाता। वह फौरन बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। शावर का ठंडा पानी जब उसकी बॉडी पर पड़ता है तो उसके मचल रहे अरमानों को थोड़ी ठंडक मिलती है। आदित्य लगभग 1 घंटे बाद बाथरूम से बाहर आया, मगर ईशानी अब भी सो रही थी। वह रूम सर्विस को कॉल करके अपने और ईशानी के कपड़े मंगवाता है, जो उसने कल रात ड्राई क्लीन के लिए दिए थे। थोड़ी देर बाद ही उनके रूम की बेल बजती है, जिसकी आवाज़ से ईशानी उठ जाती है। वह देखती है आदित्य के हाथों में एक पैकेट होता है। आदित्य ईशानी की ओर वो बैग बढ़ाते हुए बोला, इसमें तुम्हारे कपड़े हैं, जाकर चेंज कर लो। ईशानी नोटिस करती है कि आदित्य उसकी तरफ नहीं देख रहा। ईशानी को कुछ अजीब लगा, पर वह ज़्यादा ध्यान ना देते हुए बेड से उठ गई। पर तभी उसका रोब उसके कंधे से खिसक कर फर्श पर गिर गया। तब ईशानी को पता चलता है कि उसके रोब की गांठ खुल गई है, जिससे जो ड्रेस उसने अंदर पहन रखी थी वह साफ नजर आ रही थी। ईशानी फौरन अपना रोब उठाकर पहन लेती है, मगर वह यह बात भी नोटिस करती है कि इस दौरान एक बार भी आदित्य ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपने कपड़ों का बैग लेकर बाथरूम में चली गई। वे दोनों होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते हैं। आदित्य बिल पे करके वहां से निकल जाता है। जब आदित्य और ईशानी बाइक से घर जा रहे होते हैं तो आज ईशानी आदित्य के कुछ ज़्यादा ही पास बैठी थी। आदित्य इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, पर वह नहीं जानता था कि आज होटल से बाहर आते ही ईशानी ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि घर पहुंचते ही वह आदित्य को अपने दिल की बात बता देगी। उसके बाद अगर आदित्य उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने को भी कहेगा तो वह चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली जाएगी, मगर अपने प्यार का इजहार तो आज वह कर ही रहेगी। तो क्या ईशानी बता देगी अपने दिल की बात और पा लेगी पूरी जिंदगी के लिए आदित्य का साथ? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह भाग? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।